वाला ही क्वेश्चन रहता है, ठीक है। प्रूडेंस एंड और कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट प्रिस्क्राइब द एंटिसिपेटेड इनकम एंड गेन शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बट एंटिसिपेटेड एक्सपेंसेस एंड लॉस शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड। जा पहला ही वर्ड गलती, पहला ही सेंटेंस एजर्शन ही गलती है। क्या बोला है? प्रूडेंस एंड कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। तो प्रूडेंस और कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट में क्या सीखे थे हम लोग? प्रूडेंस एंड कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। इसमें हम बोले थे कि दुख दिखाने सुख छिपाने, ठीक है। तो कंजर्वेटिज्म फैमिली, कंजर्वेटिव फैमिली क्या होता है? कोई भी खुशी का खबर दूसरा को नहीं बताने बोलता है कि खुशी का खबर है, बताने से नजर लग जाएगा, यही बोलता है ना। तो अकाउंट्स में कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट भी यही चीज ही बोल रहा है कि यू हैव टू एस्टिमेट और एंटिसिपेटेड of your expenses and losses but do not anticipate your income or gain। कोई इनकम देखिए यहाँ पर लाइन में क्वेश्चन दिया है, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट प्रिस्क्राइब द एंटिसिपेटेड इनकम एंड गेन। इनकम और गेन को एंटिसिपेट करने बोल रहा है, तो ये फॉल्स है। तो पहला में क्या हो रहा है? ए इज नॉट ट्रू। तो ए और बी दोनों ही नॉट ट्रू, ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं। या तो ए नॉट ट्रू होगा या तो आर नॉट ट्रू होगा। तो यहाँ पर ये और पहला लाइन से इनको पढ़ के पता चल गया कि इसका आंसर क्या होगा? 1 का डी। बोलो समझ में आया? दूसरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ए एंड आर बोथ आर नॉट ट्रू, ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो ठीक है, अच्छा इसमें ऑप्शन दिया है ए एंड आर नॉट करेक्ट। ए आर नॉट, अच्छा ये ऑप्शन दिया है ए आर बोथ ए एंड आर नॉट ट्रू। अच्छा ऐसा ऑप्शन देता हूं हमको ए एंड आर नॉट ट्रू, तो हमको पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो सेकंड वाला भी पढ़ते हैं। पहला वाला तो नॉट ट्रू पता चल गया, अब दूसरा वाला पढ़ते हैं। फिक्स्ड एसेट्स विथ बुक वैल्यू 5 लाख हैज मार्केट वैल्यू ऑफ ₹25 लाख, मार्केट वैल्यू ऑफ ₹25 लाख, ठीक है। बुक वैल्यू 5 लाख है और मार्केट वैल्यू 25 है। द डिफरेंस अमाउंट 20 लाख इज रिकॉग्नाइज्ड एज गेन। देखो जिसका बिल्डिंग, अगर बिल्डिंग का जिसका बुक वैल्यू, उसका कॉस्ट वैल्यू कितना है? 5 लाख है और उसका मार्केट में उसका वैल्यू आ रहा है 25 लाख, तो इसको हम लोग गेन बोलेंगे। 20 लाख अमाउंट को क्या हम लोग गेन बोलेंगे? बेस्ड ऑन द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अबव ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पहला बात तो ए इज नॉट ट्रू कंफर्म है, क्योंकि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट में एंटिसिपेटेड एक्सपेंस एंड लॉस नॉट इनकम एंड गेन। तो ए अजम्पशन इज नॉट ट्रू, আমরা প্রথমে বুঝে গেছি। এবার রিজন ট্রু হচ্ছে যখন অ্যাজাম্পশন ট্রু নেই। আর এটা তো ওর থেকে লেগে দেওয়া নেই কি গেনটা গেন হবে। গেন মানে আমি কি বলছি, যখনই তুমি ভাবো তোমার ডিসকাউন্ট রিসিভ একটা গেনের দিকে যাচ্ছে, ঠিক আছে। তো কেন? যে তোমার কি হচ্ছে, যেখানটা আমাকে 10 লাখ টাকা পেমেন্ট করেছিলাম, তুমি বললে কি 50 হাজার টাকা ছাড় দিচ্ছি, সেটা গেনের দিকে আছে। এইদিকে তো সেটা না। 5 लाख मार्केट वैल्यू है, कॉस्ट प्राइस कितना है, सीपी क्या है उसका 5 लाख है और मार्केट प्राइस क्या है 25 लाख है। तो इसका जो डिफरेंस है ये गेन नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में गेन बोला है तो ये भी गेन नहीं कहलाएगा। तो दोनों ही नॉट ट्रू है। तो कौन सा ऑप्शन में दोनों ही नॉट ट्रू है? ए एंड आर इज नॉट ट्रू, सी, ऑप्शन सी। समझ में आया? तो ये पहला सम तुम लोग पेज नंबर देख लेना, पेज नंबर पर में 3.13 दिया, ठीक है। बोर्ड में अगर क्वेश्चन लिखाने तक बहुत कम क्वेश्चन अटेम्प्ट होगा, इसलिए हम क्वेश्चन इस बार नहीं लिखा है। सेकंड क्वेश्चन बोला है stock at the end of the year is valued at cost or MRP whichever is lower because of prudence or conservatism concept। ये बात सही है। क्या बोला है कि स्टॉक का जो वैल्यूएशन होता है कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस whichever is lower। बात ध्यान से देना, मेरे पास माल है जिसका कॉस्ट प्राइस है 5 लाख और मार्केट प्राइस है उसका 8 लाख। तो हम किसको कंसीडर करेंगे? कॉस्ट का, स्टॉक का वैल्यूएशन होता है, स्टॉक का वैल्यूएशन होता है कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लोअर। ये तो हम लोगों को पता है, लेकिन इसके पीछे लॉजिक क्या है बोलो तो कि तुम अपना खुशी को छिपाओ। 3 लाख दाम बढ़ गया, जो माल तुम्हारे पास है उसका दाम मार्केट में बढ़ गया, लेकिन तुम स्टॉक में जो अपना खुशी का दिखाने बोला था, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या बोला था? अगर लॉस हो रहा है उसको दिखाओ, लेकिन अगर तुम्हारा कोई खर्चा हो रहा है, लॉस हो रहा है, उसको एंटिसिपेट करो। लेकिन कोई इनकम अगर होने वाला है उसको एंटिसिपेट नहीं करने। तो यहाँ पर वैल्यू बढ़ गया, नहीं दिखाना है, तुम क्या दिखाओगे? 5 लाख, ठीक है। फिर अगर जैसे कॉस्ट प्राइस है 9 लाख और मार्केट प्राइस है उसका आज यदि उसको माल बेचने जाएंगे तो 6 लाख,
तो कितना इसका वैल्यूएशन करेंगे, नियम यही है कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लोअर, तो इस पर लोअर कितना हुआ 6 लाख। इस पर देखो, इस पर तुम्हारा लॉस हो गया, जो माल तुम्हारे पास रखा हुआ था उसका वैल्यू कम गया। पिछला बार रखा हुआ जो माल था स्टॉक में, जो माल रखा हुआ था उसका वैल्यू बढ़ गया था, लेकिन क्या दिखाए थे, नहीं दिखाए थे। द अमाउंट व्हिचएवर इज लोअर हम लोग लिखते हैं, ये तो नियम है, प्रैक्टिकली इजी होता है समझाना कि कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लोअर रिकॉर्डेड एज स्टॉक। बट इसका पीछे लॉजिक क्या है कि यहाँ पर देखो तुम्हारा खुशी था, छिपा दी 8 लाख को नहीं दिखा के तुम अपना 5 लाख दिखाई, खुशी को नहीं दिखाई कि उसका दाम बढ़ गया। लेकिन यहाँ पर देखो 9 लाख से 6 लाख हुआ, गम है तो ये दिखाओ, ठीक है। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट नहीं, व्हिचएवर नियम तो अभी भी वही है, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लोअर, यानी चाहे कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो और मार्केट प्राइस कम हो तो मार्केट प्राइस दिखाना है, अगर कॉस्ट प्राइस कम है मार्केट प्राइस ज्यादा है तो कॉस्ट प्राइस दिखाना है। हमको अमाउंट दिखाने का समय कोई याद है, दोनों में से जो छोटा होगा द अमाउंट व्हिचएवर इज लोअर रिकॉर्डेड एज स्टॉक, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लोअर, लेकिन इसका पीछे लॉजिक क्या है, इसमें खुशी था, तुम्हारा लाभ हो रहा है, ठीक है, तो वो नहीं दिखाना है। कौन बोला था, डू नॉट एंटिसिपेट इनकम और गेन, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, बट यू शुड एंटिसिपेट योर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। यहाँ पर लॉस हो गया, 9 से 6 हो गया वैल्यू, लेकिन ये दिखाना है। तो इस केस में हम लोग 6 लाख दिखाए, इस केस में हम लोग 5 लाख दिखाए। इसका पीछे लॉजिक क्या है, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, तो असर्शन इज ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि प्रूडेंस और कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट प्रिस्क्राइब दैट एंटिसिपेटेड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड। देखो सेकंड में बोला इसका पीछे रीजन, हम लोग इसको जो हम लोग करते हैं व्हिचएवर इज लोअर करते हैं, उसके पीछे रीजन यही है कि अकॉर्डिंग टू कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट यू शुड एंटिसिपेट योर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो हम तो यही बोल रहे थे, और रीजन में भी, क्वेश्चन में भी रीजन में वही दिया है, यानी रीजन भी ट्रू है एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। क्योंकि हम लोग वहां पर लोअर क्यों लिए, क्योंकि कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट, देखो हम बोले थे बिकॉज ऑफ, हम बोले यहाँ पर देखो ये 5 लाख और यहाँ पर 6 लाख क्यों लेने का पड़ा, क्योंकि बिकॉज ऑफ कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट यू शुड एंटिसिपेट योर एक्सपेंस एंड लॉसेस बट डू नॉट एंटिसिपेट योर इनकम एंड गेन्स। तो यहीं पर क्वेश्चन में भी तो बोला है कि हम लोग क्वेश्चन में यहाँ पर दोनों में ट्रू बात दिया, देखो स्टॉक इज वैल्यूड कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू मतलब मार्केट वैल्यू व्हिचएवर इज लोअर। रीजन में दिया बिकॉज ऑफ प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, यस प्रूडेंस कॉन्सेप्ट में ही तो ये बोला है, तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। कौन सा ऑप्शन में, ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बी में, तो आंसर होगा बी। समझ में आया। थर्ड, undergoing concern concept life is of the business is considered to be infinite, yes। accounting concept में going concern concept हम लोग पढ़ाए थे, उसमें हम लोग क्या बोले थे, the life of the business you should anticipate go for infinite period, ठीक है। तो अनगिनत समय तक चलते रहेगा, कोई अपना बिजनेस स्टार्ट होगा ये सोच के कि अगला साल बंद कर देंगे, वो तो कैलकुलेशन जो भी करेगा डेप्रिसिएशन नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे अगर तुम इसको मानोगे नहीं कि इनफिनाइट पीरियड तक चल रहा है, ठीक है। तो बहुत तुम्हारा क्या नाम है कि जो कॉन्सेप्ट थोड़ा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट तुमको बता रहा है कि तुम्हारा जो बिजनेस है वो इनफिनाइट पीरियड करेगा, ये ट्रू निकला। दूसरा, डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड ईच ईयर बिकॉज ऑफ द एक्रूअल कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। क्या बोला है, डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड फॉर ईच ईयर बिकॉज ऑफ एक्रूअल कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। डेप्रिसिएशन एक्रूअल कॉन्सेप्ट के हिसाब से होता है, तो वहां पर बात वो हो रहा है, यहाँ दूसरा हो रहा है, दोनों ही ट्रू है, लेकिन आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो यहाँ पर आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो देखो ए एंड आर इज ट्रू, डेप्रिसिएशन एक्रूअल बेसिस में होता है। एक्रूअल बेसिस में क्या हो रहा है कि तुम्हारा जो हमको नेट इस साल का जो भी तुम्हारा एक्सपेंस एंड लॉस है उसको कैलकुलेशन करना होगा, ठीक है। तो इस साल का एक्सप्लेनेशन और लॉस को तुम कैलकुलेशन करने के लिए तुमको क्या करना होगा, तुमको डेप्रिसिएशन निकालना होगा, ये एक्रूअल बेसिस बोला था। तो सेकंड लाइन में यही बोला, लेकिन उससे उसका कोई लिंक नहीं बन रहा है। पहला वाला बोला कि तुम्हारा बिजनेस को तुम इंडेफिनिट पीरियड में अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में फॉलो करती हो, इससे तुम अकॉर्डिंग टू गोइंग कॉन्सेप्ट you have to feel that your business is going for infinite period। सेकंड में बोला है डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन ईच ईयर ऑन द बेसिस ऑफ एक्रूअल बेसिस, ठीक है, ऑन द एक्रूअल बेसिस, ऑन एक्रूअल बेसिस के हिसाब से डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन, वो भी बात ट्रू है, लेकिन वो दोनों के बीच में लिंक नहीं है, दोनों ही ट्रू हुआ, वो एक्रूअल बेसिस बोल रहा है, ये गोइंग कंसर्न बेसिस बोल रहा है, दोनों में आपस में कोई लिंक नहीं है। तो ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो 3 का ए, बोलो समझ में आया।
नेक्स्ट, transaction are recorded in the books of account from the viewpoint of firm due to business entity concept. business entity concept मतलब क्या होता है? According to business entity concept, business and businessman are two different entity. We have to record transaction on the basis of business. ठीक है, तो from the viewpoint of business, तो यही बात बोला, A is true. अब next, capital introduced by the proprietor is not liability. Now, according to business entity concept, capital को, क्योंकि ये मालिक का पैसा तो भी इसको हम लोग liability treat करते हैं, तो ये तो false हो गया. पहला तो R is not correct. A is correct but R is not correct. तो ऐसा कोई ऑप्शन में है क्या? A is correct but R is not correct. A is true correct and R is not correct. D का ऑप्शन एक्चुअली ये है. A is correct and R is not correct. Not correct. ठीक है, तो ऑप्शन डी. लेकिन R तो फॉल्स हो गया. R का तो बात ही गलत है. लिंक के बाद में लिंक जोड़ने के लिए पहले दोनों को ट्रू होना होगा. A and R is ट्रू होना होगा. यहाँ तो R में क्या बोला है कि बिजनेस द कैपिटल रिकॉर्डेड एज द इज नॉट रिकॉर्डेड एज लायबिलिटी. जबकि हम लोग कैपिटल को लायबिलिटी ट्रीट करते हैं. कौन सा कॉन्सेप्ट के हिसाब से? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के हिसाब से. तो यहाँ पर तो वो R इज नॉट करेक्ट पर 4 का डी हो गया. ठीक है, नेक्स्ट, revenue is matched with expenses incurred on the revenue under matching concept of accounting. ठीक है, तो बोला है revenue, क्वेश्चन में assertion में बोला revenue is matched with expenses incurred or to earn the revenue under the matching concept of accounting. matching concept क्या पढ़ाए थे? matching concept बोले थे कि हर साल का रेवेन्यू के साथ उस साल का जितना भी खर्चा है उसको हम लोग मैच करना होगा, करके प्रॉफिट या लॉस निकालना होगा. तो ये बात तो ट्रू निकला. मैचिंग कॉन्सेप्ट में बोला था रेवेन्यू आर मैच विद द एक्सपेंसेस. ठीक है, तो यहाँ पर पहला एजर्शन में भी वही बोला है कि रेवेन्यू इज मैच विद एक्सपेंसेस इनकर्ड टू और टू अर्न द रेवेन्यू अंडर द मैचिंग कॉन्सेप्ट. तो पहला ए इज ट्रू हो गया. दूसरा क्या दिया है? इफ रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड टू बी अर्न इज रियलाइज्ड कॉस्ट whether paid or not should be also be recognized. ठीक है, तो बोला है कि क्वेश्चन में तुम लोग लाइन का मीनिंग समझो. ये पूरा चैप्टर ही कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन वाला चैप्टर है. इसमें एक लाइन का मीनिंग डीपली समझना होगा. इफ रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड एज अर्न इट्स रिलेटेड कॉस्ट वेदर पेड और नॉट शुड बी आल्सो बी रिकॉग्नाइज्ड. पेमेंट से लेना देना नहीं है. क्या बोला था कि पेमेंट नहीं, तुम अगर रेवेन्यू का जो पॉइंट है क्या हो रहा है तभी ना तुम मैच कर पाओगे. सोचो कि मेरा एग्जांपल दे रहे हैं, इस साल का मेरा इनकम है 5 लाख रुपए. इस साल का खर्चा एक्चुअली एक्सपेंसेस है मेरा, पेड है 2 लाख रुपया और ड्यू है 1 लाख रुपया. तो हम अपना प्रॉफिट क्या दिखाएंगे? ये तो पेमेंट किए नहीं है, तो क्या हम 2 लाख रुपया माइनस करेंगे और 3 लाख प्रॉफिट दिखाएंगे? नहीं ना. हमको इस साल का खर्चा चूंकि ये इस साल का है, भले ये ड्यू है, तो भी हमको इस साल शो करना होगा. तो +1 टोटल कितना हुआ? 3 लाख. तो मेरा एक्चुअल एक्यूरेट यदि पिक्चर चाहिए तो हमको 2 लाख रुपए मेरा आंसर आ रहा है. समझ में आया? तो अपना इनकम के साथ अपना एक्सपेंसेस और रेवेन्यू शुड बी मैच विद द एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर. तो चलो, A is true, R is true and R is the correct explanation of A. ठीक है, तो 5 का B. इसमें ऐसा बात बोला है A is true, R is true and R is correct explanation B में. तो 5 का B. समझ में आया? समझ में आया ना? ये मैचिंग कॉन्सेप्ट ड्यू वहां पर लाइनिंग का से लाइनिंग से तुमको जोड़. इफ रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड एज अर्न, रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करो जब वो अर्न हुआ. ठीक है, उसमें क्वेश्चन में क्या दिया था? उसमें एक्सपेंसेस का इनकम का बारे में बोला कि रेवेन्यू है, तुम अगर रिसीव देखोगे तो तुम्हारा रिसीव हो रहा है 4 लाख और ड्यू है माने तुमको इनकम ड्यू है 1 लाख. तो तुम किसको रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कितना करोगी? 4 लाख की 5 लाख? 5 लाख. तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज एज अर्न. रिसीव से कोई लेना, अर्न माने होता कितना इनकम की, कितना रिसीव की, वो उससे लेना देना नहीं है. तभी ना तुम मैच कर पाओगे 5 लाख. बात समझ में है? ये लाइनिंग का मीनिंग ये बोला. इफ रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड एज अर्न इट्स रिलेटेड कॉस्ट वेदर पेड और नॉट शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड.
शुड ऑल्सो बी रिकॉग्नाइज, पेमेंट हो या ना हो तुम उसको तब भी रिकॉग्नाइज करना होगा, ठीक है। तो 5 का बी। नेक्स्ट, life of the business is assumed to be infinite but broken into parts of 12 months to assist the performance and financial position of the firm at regular interval। बोला है the whole, अभी हम लोग गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में क्या सीखे थे कि the business entities should be assume that his or her business should be going infinite period, ठीक है। तो लेकिन क्या बोला है कि उसका अगर यदि तुमको एक प्रॉपर्ली तुमको जब खत्म होगा बिजनेस तब तो प्रॉफिट एंड लॉस निकालनी नहीं है, तुम उसको इक्वल इंटरवल से 12 मंथ का तुम इंटरवल में हर समय तुम फाइनेंशियल पोजीशन देखो, प्रॉफिट हुआ इस साल की लॉस हुआ चेक करने के लिए। तो यहाँ पर लाइन में वही बोला है, लाइफ ऑफ द बिजनेस इज अज्यूम्ड टू बी इंफिनिट बट ब्रोकन इनटू पार्ट्स, उसको पार्ट्स में तोड़ा जाता है लाइफ को। इसमें 12 मंथ्स का टू असिस्ट किस लिए तोड़ा जाता है, क्योंकि जानने के लिए परफॉर्मेंस ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए फर्म का, ठीक है, एट रेगुलर इंटरवल, ठीक है। ए इज ट्रू। आर में क्या बोला, बिकॉज लगा देना तब देखना, बिकॉज अकाउंटिंग पीरियोडिकल कॉन्सेप्ट प्रिस्क्राइब दैट द फाइनेंशियल असेसमेंट ऑफ अ फर्म शुड बी प्रिपेयर्ड एवरी ईयर। यस, पीरियोडिकल कॉन्सेप्ट में तो ये बोला था कि लाइफ ऑफ द बिजनेस शुड बी डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स ऑफ 12 मंथ्स, ठीक है। तो तुमको स्मॉल पार्ट्स में इंटरवल में उसको डिवाइड करना, ये पीरियोडिकल कॉन्सेप्ट में बोला गया था। तो पहला जो लाइन है दूसरा लाइन दोनों ही ट्रू है, और पहला लाइन से दूसरा लाइन उसका एक्चुअल रीजन है। वो हम लोग जो फाइनेंशियल पोजीशन निकालते हैं 12 महीने में कैलकुलेशन करते हैं, ये कौन सा कॉन्सेप्ट में करते हैं, पीरियोडिकल कॉन्सेप्ट में। तो इसका भी आंसर बी होगा। ए इज ट्रू, बी आर इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, क्योंकि पीरियोडिकल कॉन्सेप्ट के हिसाब से ही हम लोग करते हैं, ठीक है। तो समझ में आया। नेक्स्ट 7 नंबर, annual membership fees 50,000 was received in advance. It will be shown in the income as the income in the year in which it related, ठीक है। तो क्या बोला है, एनुअल मेंबरशिप फीस है 50,000 का, रिसीव किया एडवांस में, ठीक है, एडवांस पा गया, ठीक है। इट विल बी शोन एज इनकम इन द ईयर इन विच इट इज रिलेटेड, ये जो साल का एडवांस है उस साल ही का इनकम माना जाएगा, इस साल का इनकम नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो ए इज करेक्ट, ए इज करेक्ट में 1 2 3 तीनों आ गया, स्टार्ट हो गया ना, 1 2 3 तीनों आ गया, ए बी और डी। अब आगे देखते हैं, रीजन क्या दिया, अकॉर्डिंग टू एक्चुअल कॉन्सेप्ट इनकम एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज्ड इन द ईयर दे आर रिसीव्ड। एक्चुअल कॉन्सेप्ट में ये तो फॉल्स हो गया, इनकरेक्ट हो गया। एक्चुअल कॉन्सेप्ट में क्या बोला है, यहाँ पे बोला है देखो आर में क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू एक्चुअल कॉन्सेप्ट इनकम एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज्ड एज दे आर रिसीव्ड। एक्चुअल कॉन्सेप्ट तो ये बात बोला ही नहीं है, एक्चुअल कॉन्सेप्ट तो बोला है कि एक्सपेंसेस और इनकम आर रिकॉर्डेड एज एंड व्हेन दे आर इनकर्ड और अर्न, नॉट व्हेन दे आर रिसीव्ड और पेड, ठीक है। तो एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करो जब वो इनकर्ड हो गया। सोचो इस महीना हम यदि यूज किए हैं इस प्रॉपर्टी का, तो इसका रेंट मेरा इस महीना का ड्यू बन गया, पेमेंट किए नहीं किए उससे कोई लेना देना नहीं है। इस साल का रेंट अगर मेरा पेमेंट नहीं हुआ, इसका मतलब कि मेरा वो अगले साल में पेमेंट करें तो अगले साल का खर्चा नहीं माना जाएगा, उसको इसी साल का ही खर्चा माना जाएगा, ठीक है। इनकर्ड इस साल हुआ था। उसी तरह पेमेंट अगर हम तुमसे 2 साल का पैसा ले लिए, 12 तक का पैसा ले लिए, तो इस साल का इनकम में हम 12 वाला इनकम को नहीं जोड़ सकते, हम इस साल 11 वाला ही इनकम जोड़ेंगे, ठीक है। तो क्योंकि इनकम अर्न और एक्सपेंसेस तुम्हारा इनकर्ड होने पे ही लिखा है, यहाँ पर क्या बोला नहीं, तुम यहाँ पर बोला अकॉर्डिंग टू एक्चुअल कॉन्सेप्ट एक्सपेंसेस और इनकम्स आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर पेड और रिसीव्ड, ये बात तो गलत है, ये तो बोला ही नहीं है। एक्चुअल कॉन्सेप्ट बोला कि नहीं पेमेंट से कोई लेना देना नहीं है, रिसीव से कोई लेना देना नहीं है, इनकर्ड होने से लिखो, अर्न होने पे लिखो, रिसीव और पेमेंट हो या ना हो वो लेना देना नहीं है, ठीक है। तो आर इज नॉट करेक्ट, किसमें है, डी में। समझ में आया। नेक्स्ट है 8 नंबर, द क्वालिटी ऑफ द स्टाफ इज नॉट शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म बिकॉज इट कैन नॉट बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। देखो हम लोग मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट में बोलते हैं वी आर रिकॉर्ड ओनली दोस ट्रांजैक्शन व्हिच आर मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। हम लोग सिर्फ उसी ट्रांजैक्शन को लिखते हैं जिसको हम लोग मनी में। अब मेरे पास कोई इम्प्लॉय लोग इतना सा सबको हम 10 रुपये का सैलरी दे रहे हैं, इसमें से कोई ऐसा होगा कि जो कुछ काम स्लो करता है, कोई अच्छा काम करता है, ठीक है। तो क्या किसी का दिमाग बहुत तेज है, किसी का दिमाग तेज नहीं है,
ठीक है, तो इसमें से हम कैसे जब पेमेंट किए तो 10 आदमी को 10,000 के दिए तो 1 लाख का पेमेंट हुआ, लेकिन ये 1 लाख पेमेंट में क्या क्वालिटी जज हुआ? क्वालिटी जज नहीं हुआ। तो हम लोग क्वालिटी का क्या रिकॉर्डिंग कर सकते हैं? नहीं रिकॉर्ड करना। हम लोग सैलरी पे कर रहे उसका रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन क्वालिटी का रिकॉर्डिंग नहीं हुआ। समझ में आया? तो अकाउंटिंग में सिर्फ उसी चीज का रिकॉर्ड होता है जिसको इन टर्म्स ऑफ मनी हम लोग मेजर कर सकते हैं। ये बात किसमें बोला गया? ये मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट में बोला गया था। According to money measurement concept, only those transactions which are measured in terms of money are recorded। ठीक है, तो A is true हो गया। ठीक है, अब रीजन देखते हैं क्यों। Because of money measurement concept, those transactions are recorded in the books which can be measured in terms of money। जो हम तक बोल रहे थे बुक में रीजन वही दिया है। तो A is true, R is true and R is correct explanation। तो ये भी हो गया। ये कौन है? बी है ना, बी में ये वाला बात बोला ना, ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। 8 का बी। ये चैप्टर बहुत टिपिकल है, इसलिए इसको हम बार बार करा रहे हैं। तो टेस्ट में मैंने फिर रिकॉर्डिंग कर दी है। क्यों? इस चैप्टर में बार बार तुम लोगों को याद दिलाना होगा। ठीक है, 9 नंबर। एसेट्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट देयर कॉस्ट ऑफ द फर्म। एसेट्स क्या है? रिकॉर्ड होता है बुक्स ऑफ अकाउंट में देयर कॉस्ट प्राइस में। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट कॉस्ट। ठीक है, बोला है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। क्या बोला था? हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट बोला था हिस्टोरिकल अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट देयर कॉस्ट प्राइस। यहां पर एजर्शन बोला एसेट्स रिकॉर्ड हो रहा है कॉस्ट प्राइस। यस ट्रू। दूसरा गलत, बिकॉज़ ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। यस, ये भी बात है। एसेट्स जो कॉस्ट प्राइस में हम लोग लिखते हैं वो हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट में से हिसाब से लिखते हैं। हम लोग कौन सा हिसाब से लिखते हैं? हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट के हिसाब से लिखते हैं, जिस दाम में खरीदे थे। हम देखो यहाँ पर स्टॉक का वैल्यूएशन किए थे, लेकिन हम लोग का फिक्स एसेट्स उसमें हम लोग का हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट में उसका वैल्यू जो भी है हम लोग उसको कॉस्ट प्राइस अब लिखते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट का नाम होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। अगर हम सिर्फ कॉस्ट प्राइस को लिख रहे हैं तो हम लोग कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हैं? हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर भी तो वही बोला है कि एसेट्स रिकॉर्ड किया था कॉस्ट प्राइस में बिकॉज़ ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट बोल रहा है कि एसेट्स को रिकॉर्ड करो कॉस्ट में। तो दोनों A is true, R is true and R is correct explanation। B, according to going concern assumption, it is assumed that the entity will remain in business for foreseeable period and there will no intention to close down or scale down the operational significantly। बोला है कि अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, ये वाला बात हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में इंटेंशन क्या रहता है कि बिजनेस को फॉरएवर पीरियड तक चलाने का। तो ये ए इज ट्रू निकला। बिकॉज अकॉर्डिंग टू कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल वंस अडॉप्टेड शुड बी फॉलोड ईयर आफ्टर ईयर। ठीक है, तो ध्यान से देखना कंसिस्टेंसी, यहाँ दो कॉन्सेप्ट, फिर कॉन्सेप्ट जब आया पहले उसको याद दिलाना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट होता है यू शुड फॉलो, इफ यू एडॉप्ट एनी मेथड यू शुड फॉलो दैट मेथड ईयर आफ्टर ईयर। अगर तुम बार बार तुम मेथड चेंज करोगे तो तुमको ना उसका प्रॉपर लिमिटेशन नहीं पता किस कारण से गलती हो रहा है, तुम्हारा क्या चीज से गलती हो रहा है। तुमको तो मौका देना होगा एक प्लेयर को, जैसे होता है ना बोले थे कि एक मैच खिला के तुम जज नहीं कर सकते, हो सकता है बैड लक था या कुछ उसका दिन खराब था या गलत शॉट मार दिया, उसको तो कंसिस्टेंस देना होगा। अगर तुम उस पहले उसमें जो एबिलिटी है चेक कर लो, अगर उसको सेलेक्ट किया तो उसको कुछ समय देना होगा ना, एक दिन में इसको जज किया नहीं सकता। तो उसी तरह कोई मेथड को अगर तुम फॉलो किया, ये नहीं है कंसिस्टेंसी मतलब कभी चेंज मत करो, लेकिन अगर अडॉप्ट किया तो उसको ईयर आफ्टर ईयर चलाने की कोशिश करो। ए इज ट्रू, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का मैंने बोला। आर इज ट्रू क्योंकि कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट का बोला, लेकिन गोइंग से कंसिस्टेंसी का क्या लेना देना। तो ए इज ट्रू, आर इज ट्रू, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। उसके क्या जो कंसिस्टेंसी का मैंने बोला इससे क्या गोइंग कंसर्न से कोई लेना देना है क्या? नहीं लेना देना है। तो आंसर होगा इसका ए, क्योंकि ए में बोला गया है ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, फिर बोला है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट इज नॉट अप्लाइड इन टू सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट अप्लाइड नहीं होता है। देखो हट ट्रू कैसे होगा? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में होता है कैपिटल को तुम अपना लायबिलिटी नहीं समझती हो। सोल प्रोप्राइटरशिप में, सोल प्रोप्राइटरशिप में जहां सिंगल ओनर होता है, तो हर तरह का ओनरशिप में जो भी होता है उसमें कैपिटल को लायबिलिटी ट्रीट किया जाता है। यहां बोला है कि अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी नॉट अप्लाइड इन बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट इज नॉट अप्लाइड इन सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप में अप्लाइड नहीं होता है। तुम लोग जितना भी पढ़े सोल पर मिस्टर राम ना इन्वेस्टेड अ बिजनेस
इन्वेस्टेड 10 लाख इनटू द बिजनेस, तब तुम कैश टू कैपिटल तो मिस्टर राम तो सोल पे बेटर है, एक आदमी ना बना, तब तुम क्या लिख रही हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो बैंक को डेबिट की या कैश को डेबिट किए, कैपिटल की कैपिटल को लायबिलिटी मानी ना, तभी ना क्रेडिट हुआ। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में तो बिजनेस एंटिटी कांसेप्ट फॉलो होता ही है। तो ए इज नॉट ट्रू, ए इज नॉट ट्रू दो किसमें आया है, सी में, तो ऑब्वियसली ए एंड आर इज नॉट ट्रू में ही आएगा। ऑप्शन देख लेना, ऑप्शन किस तरह से दिया, ठीक है। तो दूसरा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द फर्म कैन बी प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ, ठीक है। तो क्या बोला है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑफ इट्स लाइफ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फर्म कैन बी प्रिपेयर्ड, ठीक है। तो एट द एंड उसको तो हमको चलाते रहना होगा, ठीक है। तो इसका ए एंड आर इज नॉट ट्रू, इतना में सी डी इजी है, थोड़ा ए मिल जाएगा फट से हो जाएगा, ए और बी में ही तुमको कंफ्यूजन क्रिएट होगा। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट इंप्लाइज दैट ऑल मटेरियल इंफॉर्मेशन टू बी डिस्क्लोज टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वेरी गुड, फुल डिस्क्लोज, देखो कॉन्सेप्ट भी यार रिवीजन हम लोग इस तरह से, हम एक्चुअली हम पहले का करा रहे थे, उस समय वीडियो नहीं कर रहे थे, लेकिन उस समय पूरा डिटेल्स से अच्छा बताए थे, ठीक है। फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट उसमें क्या होता है, ऑल द मटेरियल फैक्ट, जो जो बिजनेस के बारे में जो जो फैक्ट्स है उसको तुमको बताना है, ठीक है। तो डिस्क्लोज करना, क्यों, क्योंकि यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग जो होता है, सप्लायर है, इन्वेस्टर है, गवर्नमेंट है, उन लोगों को ट्रू पिक्चर मिले, ठीक है। तो ये मैथ ये तो ठीक है। दूसरा क्या बोला है, हम 14 में आ गए, ठीक है। मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट होल्ड दैट इंफॉर्मेशन दैट मे इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द यूजर शुड बी डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अभी तो हम यही बात बोल रहे थे कि मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, मटेरियल फैक्ट माने क्या बोला, जो चीज इंपॉर्टेंट रिलेवेंट है उसी को ही फुल डिस्क्लोज करना। तुम्हारा किससे शादी हुआ, को क्या हुआ नहीं हुआ, वो वाला बात नहीं, तुम्हारा डेटर कौन है, क्रेडिटर कौन है, किसका पैसा लोन लिए हो, कहाँ से लोन लिए हो, ये इंफॉर्मेशन को बोलते हैं रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। तुम्हारा सास कौन है, ससुर कौन है, ये वाला बात तुमको अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं देना है। क्या देना है कि किससे कौन बैंक से लोन लिए है, क्या शेयर इशू हुआ है, या क्या कैपिटल लिए हो, कैपिटल कहाँ से, तुम्हारा कितना पैसा खुद का लगा है, कौन सा बैंक का लोन है, कितना फिक्स एसेट्स है, बिल्डिंग है, लैंड कहाँ है, ये सारा डिस्क्लोजर करना है। ये सब को बोलते हैं रिलेवेंट या मटेरियल फैक्ट। तो फुल डिस्क्लोजर माने होता है कि दिखाओ रिलेवेंट फैक्ट, और मटेरियल कॉन्सेप्ट वाला रिलेवेंट मतलब क्या होता है, जो चीज जो तुम्हारा बिजनेस का डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है उसी को मटेरियल बोलते हैं। क्योंकि इन्वेस्टर देखेगा ना, अरे इसका लोन बहुत है, इसका खुद का पैसा नहीं है, लोन से ज्यादा चला रहा है, लोन का चलते दिखा रहा है, इतना लोन लेके सारा एसेट्स खरीदा है, तो उसका डिसीजन में उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, इसलिए वो मटेरियल है। समझे, काम का चीज जिसको बोल सकते हो। तो दोनों ही ए इज ट्रू, आर इज ट्रू, और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। जो मटेरियल फैक्ट के चलते हैं ना, फुल डिस्क्लोजर में बोला है मटेरियल वर्क लिखो, तो बी होगा। कितना है, 14 है ना, अच्छा 12 13 छोड़ देना, 12 13 को हम करा देते हैं, ये क्या है, बी, ठीक है। तो 12 में बोला है द प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टिंग इज स्पेशली इंपॉर्टेंट वेयर इक्वली एक्सेप्टेबल अकाउंटिंग पॉलिसी एग्जिस्ट। क्या बोला है, जहां पर कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट वहीं पर ही लागू होगा जहां पर क्या बोला है, इंपॉर्टेंस दिया जाता है वेयर इक्वली एक्सेप्टेबल अकाउंटिंग पॉलिसी एग्जिस्ट। According to consisting of the accounting policies may be changed year after year। नहीं, पहला तो आर भी फॉल्स, ए भी फॉल्स, ठीक है। कंसिस्टेंसी में क्या बोला, पहले मतलब मीनिंग हम समझाते हैं, पहले आर समझा दो, आर इजी है समझने में। बोला है अकॉर्डिंग टू कंसिस्टिंग, अकॉर्डिंग टू कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, अपना दिमाग में कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट को लाओ। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट बोला था इफ अडॉप्ट द मेथड ईयर आफ्टर ईयर, ठीक है। तो इफ यू सेलेक्ट एन मेथड, ठीक है, इफ यू सेलेक्ट अ मेथड यू शुड यूज दैट मेथड ईयर आफ्टर ईयर, ठीक है। तो डोंट चेंज इट एवरी ईयर, ठीक है, ये बोला था कंसिस्टेंसी। जबकि यहाँ पर क्या बोला रीजन में कि अकाउंटिंग पॉलिसी में भी चेंज ईयर आफ्टर ईयर, क्या चेंज करने बोला है, जो पॉलिसी एक बार ले लो उसको चलाओ। तो यहाँ पर पहला आर इनकरेक्ट है, अब देखो आर इनकरेक्ट तो इधर पर तो मिल गया, नॉट ट्रू में यही है। फिर भी हम देख लेते हैं, और भी एक में देखो तुमको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा लाइनिंग समझने में। The principle of consistency is especially important
वेयर इक्वली एक्सेप्टेबल अकाउंटिंग पॉलिसीज एग्जिस्ट। ठीक है, हर तरह का पॉलिसी को इक्वली एक्सेप्ट है। तो ऐसे होगा तो आज ये पॉलिसी सबको इक्वल इंपॉर्टेंट देंगे, सोचो हम तीनों को इक्वल इंपॉर्टेंट दें, तो आज इसको बुलाएंगे, कल उसको भी बुलाना होगा, परसों उसको भी बुलाना होगा। तो हम इसको बार बार चांस दे रहे हैं? कहाँ दिए? इसको बुलाए, नेक्स्ट टाइम उसको बुलाए, फिर उसको, क्योंकि सब मेरे लिए इक्वल है। इक्वल देखने जब यदि हम किसी को एक्सेप्ट कर ले रहे तो मतलब कि बार बार उसको चांस देना होगा। तो कंसिस्टेंसी मतलब है जिसको एक बार टीम में क्या हो रहा है सबको इक्वल इंपॉर्टेंस देंगे। तो आज ये बैटिंग कर लिया, ये इसको टीम में रखेंगे, कल उसको टीम में रखेंगे, कल परसों उसको टीम में रखेंगे, यानी एक आदमी को बार बार टीम में नहीं रख रहे। तो इक्वल पॉलिसी में क्या ये करना सही है? नहीं है। तो ए इज नॉट ट्रू, आर इज नॉट ट्रू। ठीक है, तो ये किस में है? सी में। ए इज नॉट ट्रू, डी হবে তো না না দাঁড়াও এটাতে অপশন ডি হবে স্যার। হ্যাঁ না দেখো the principle of especially important principle of especially important where equally accepted policy exists। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पर कोई ने स्पेशली इम्पोर्टेंस दिया गया है, बोला है यहाँ पर इम्पोर्टेंट देने के बाद बोला है कि जो इक्वल है उसमें स्पेशली इम्पोर्टेंट देना। स्पेशली इम्पोर्टेंट कब होता है? जब तुम किसी एक को सिलेक्ट करते हो। ठीक है, यानी जो बात हम पहले बोले थे कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है कि स्पेशली इंपॉर्टेंट दो, ये चार इक्वल मेरा चीज है, इसमें हम किसी एक को स्पेशली इंपॉर्टेंट दिए, मतलब बार बार उसी को पकड़ रहे हैं। तो कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट तो यही बोला था कि बार बार तुम उसी को पकड़ो। तो ए इज ट्रू हो गया, लेकिन आर में जो कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट का बोला कि हर साल पॉलिसी चेंज कर दो, ये गलत है। इंपॉर्टेंस देना ठीक है कि हम किसी एक को इंपॉर्टेंस दें, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट बोला किसी एक को इक्वल है जो एक्सेप्टेबल है उसमें किसी एक को, सेकंड लाइन हम पढ़े थे, फर्स्ट लाइन नहीं पढ़ा था। फर्स्ट लाइन में स्पेशली क्या बोला था? 12 नंबर स्पेशली इंपॉर्टेंट देने, जब वेयर इक्वली एक्सेप्टेबल अकाउंटिंग पॉलिसी एक्सेप्ट, सब जगह में इक्वली एक्सेप्टेबल अकाउंटिंग पॉलिसी है, लेकिन उसमें से हम किसी एक पॉलिसी को, हम सोचो कैश एक पॉलिसी है, क्रेडिट एक पॉलिसी है, अगर हम क्रेडिट पॉलिसी अडॉप्ट किए तो हम उसको इंपॉर्टेंट देंगे। हम सबको क्रेडिट पॉलिसी चलाएंगे, इस साल क्रेडिट चलाए, अगला साल फिर बोलेंगे नहीं हम क्रेडिट पे नहीं बेचेंगे, हम कैश में बेचेंगे, फिर अगला साल फिर क्रेडिट में बेचेंगे, फिर कैश में बेचेंगे। ऐसा नहीं करना है। अगर हम क्रेडिट पे बेचने का पॉलिसी अडॉप्ट कर लिए तो उसका इंपॉर्टेंस देना होगा। ठीक है, ये कौन सिखाया है? कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट सिखाया कि अगर किसी को इंपॉर्टेंस दे रहा है कोई पॉलिसी को तो उसको कंटिन्यू देते रहो। और सेकंड लाइन में क्या ए इज ट्रू, लेकिन सेकंड लाइन में बोला कि यू कैन चेंज इट, यही बोला है ना। सेकंड लाइन का पूरा मीनिंग यही बन रहा है ना, अकॉर्डिंग टू कंसिस्टेंसी अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज ईयर आफ्टर ईयर या एवरी ईयर, हर साल चेंज करो। ये तो नहीं बोला है, वो तो उल्टा बात बोला है। वो बोला है क्या कि तुमको एक ही कॉन्सेप्ट को तुमको इंपॉर्टेंस देना है। तो ए इज ट्रू बट आर इज नॉट ट्रू, नॉट करेक्ट, ये डी होगा। एक वर्ड कहीं चला जाएगा, देखो कॉमा का बात मेन बात बोला है, एक कॉमा का पहले बोला एक अच्छा देखिए 12 रखते 13 था श्योर तो না না 12 এই ছিল। ये रखिए, क्या था आंसर, क्या बोले हम? डी डी। ठीक है, नेक्स्ट देखो 13 नंबर, अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट एसेट्स आर वैल्यूड एट मार्केट वैल्यू। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट बोलता है बिजनेस एंटिटी शुड बी कंटिन्यू फॉरएवर या फॉरसेबल पीरियड। तुम लोग अब समझ रहे हैं ना, इतना पूरा क्लास खत्म होने तक गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट मतलब क्या होता है, बहुत टिपिकल चैप्टर है ये वाला। ठीक है, और इसका पहला दिन हम लोग नोट्स लिखाना सब कुछ हो गया, उसको यदि पढ़ोगे उसमें डिटेल्स में एक एक बात सब बोला गया था। ठीक है, तो वही चीज यहाँ तो ये बात ही गलत निकल गया, ए इज नॉट ट्रू। ठीक है, फिर बोला है अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज ईयर आफ्टर ईयर, नहीं ये भी नॉट ट्रू। तो ए भी नहीं ट्रू, आर भी नॉट ट्रू, सी में। और कुछ बचा? नंबर 15 में क्या बोला है देखो, डेबिट एंड क्रेडिट किस कौन सा, देखो अकॉर्डिंग टू डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, हम जब भी यहाँ पढ़े पहले हम तुमको कॉन्सेप्ट जो भी कॉन्सेप्ट करना पहले उसके कॉन्सेप्ट को तुमको रिवाइज करा रहे। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या बोला था कि each transaction have two aspect, one is debit another is credit, और दोनों ही इक्वल भी होगा। ठीक है, तो डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल भी होगा।
ठीक है। तो यहाँ बोला है बोथ डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। हाँ लिखा जाता है, हर ट्रांजैक्शन का डेबिट और क्रेडिट लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है, कौन सा कॉन्सेप्ट में? डुअल एस्पेक्ट। देखो नीचे में क्या रीजन डुअल एस्पेक्ट दिया है, यस नीचे में बोल दिया बिकॉज़ ऑफ डुअल एस्पेक्ट। हम बोले थे बिकॉज़ लगा के देखना सेकंड लाइन को, अगर तुम पहले पढ़ के ही तुम समझ लेना ये चीज कहां से आया, इसका पीछे रीजन तुमको जानना कि तुम्हारा जो रीजन, जैसे मेरे को पढ़ के डेबिट क्रेडिट आया तो हम तुमको कौन सा कॉन्सेप्ट समझना है, स्ट्रक्चर डुअल एस्पेक्ट। फिर यहां पे देखिए बिकॉज़ ऑफ लगा के क्या सेकंड लाइन में डुअल एस्पेक्ट ही बोला है, यस बिकॉज़ ऑफ डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स हैविंग डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ इक्वल अमाउंट। ठीक है, तो A is true, R is true and R is correct explanation। किसने बोला है? B। समझ में आया? फिर से ES ग्रामर का यूनिट 3 पेज नंबर 3.15 हम लोग उसका फिल इन द ब्लैंक्स डिस्कस करते हैं। सब मिलेगा तुमको, ठीक है। यदि यहाँ पेज नंबर दे दिया है, ठीक है, पेज नंबर पे जाके तुम्हारा वो डिस्कशन का टाइम होता है, वो अलग टाइम करना, अभी तो कर दूंगे तो। All transactions are recorded in the books from dash point of view। ट्रांजैक्शन में हम लोग किस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखते हैं? हाँ, Business। अपना पॉइंट, बिजनेसमैन खुद का पॉइंट ऑफ व्यू से लिखता है कि बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू से लिखता है? अब इसका हम एग्जांपल, ये तो तुम लोग बोल दी कि तुमको पता है बहुतों को, तो बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू से, वेरी गुड। इसका एग्जांपल कैसे देंगे? जब स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, स्टार्टेड, हम इसको डिस्क्राइब करते हैं, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ये हुआ। अगर हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिखते, हम बिजनेस स्टार्ट करें कैश से, तो मेरे पास तो कैश जा रहा है, और अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट कैश आने से डेबिट, जाने से क्रेडिट, ठीक। तो कैश तो रियल अकाउंट में आता है, उसका नियम क्या है? व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोस आउट क्रेडिट। तो ये कैश तो मेरा क्रेडिट होना चाहिए था, जबकि हम लोग कैश को डेबिट लिखते हैं। कैश हम मेरा जा रहा है लेकिन हम कैश को डेबिट लिख रहे हैं, मतलब कि हम मान रहे कि पैसा आ रहा है, यानी कि हम अपने हिसाब से नहीं सोच रहे हैं, हम बिजनेस के हिसाब से सोच रहे हैं कि बिजनेस में पैसा आ रहा है। यानी जितना भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड होता है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं रिकॉर्ड होता है। कौन सा कॉन्सेप्ट में ये बोला गया है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में बोला गया है। क्लियर है? तो ये फिल इन द ब्लैंक्स एक लाइन का है कि वी हैव रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन इन दैट पॉइंट ऑफ व्यू, तो आंसर की बिजनेस लिंक, उसके पीछे लॉजिक ये है। वो बुक चिल्ला के नहीं बोलेगा, वो पूरा कॉन्सेप्ट जो लोग जानता है वही बता पाएगा। नेक्स्ट, नंबर 2 में है डैश कॉन्सेप्ट इन अकाउंटेंसी रिकॉग्नाइज टू एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। अब हम लोग एक चीज को डिस्कस कर दिया, देखो तुम सब आंसर खुद से दोगे, क्योंकि अभी हम लोग डिस्कस जस्ट किए ना अर्लियर कि अकॉर्डिंग टू डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ऑल द ट्रांजैक्शन हैव टू साइड्स, वन डेबिट एंड क्रेडिट विद इक्वल अमाउंट। डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट डिफरेंस भी नहीं होता है, तो डुअल एस्पेक्ट बुझते पारले। ये একটা করি না ফট করে আমাদের এই হার্ড চ্যাপ্টার কিন্তু কনসেপ্ট কনভেনশন রিভাইজ হয়ে গেল, আর যারা রিভিশনে আছে তাদের জন্য আর সোজা, কারণ আমি এই ডিটেইল গুলো ওই সময় করিয়েছিলাম। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू डैश प्रिंसिपल स्टॉक इज वैल्यूड लोअर और नेट रियलाइजेबल वैल्यू। कौन सा प्रिंसिपल में बोला गया था कि कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू व्हिचएवर इज लोअर रिकॉर्ड करना है स्टॉक को? कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट? इसका दूसरा नाम प्रूडेंस है। हट, दूसरा क्या है? तुम प्रूडेंस लिखोगे तो भी चलेगा, ये भी अभी हम लोग डिस्कस किए। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट की दुख दिखाओ सुख छिपाओ, या ये लिख सकते हो, या कंजर्वेटिज्म। तुम लोग का तो सबका एमसीक्यू रहेगा, तो उसमें देना है। স্যার এটা নাম্বার 4 আছে। নাম্বার 4 আছে এটা। नेक्स्ट नंबर 3 एक स्किप कर दिया गया। डैश assume the enterprise will continue to exist foreseeable period। देखो नीचे लिखने का पड़ रहा है आंसर में, यानी कि कॉन्सेप्ट याद आ जाए सब कुछ इजी है। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट 5 ना 3 हो गया, 4 हो गया, 5 नंबर में क्या दिया है? recognition of expenses in the same period as associated with revenue is called। ये भी हम लोग डिस्कस किए कि उस साल का खर्चा को उस साल के इनकम के साथ मैच करना। कौन सा बोल रहा था? अकॉर्डिंग टू मैचिंग कॉन्सेप्ट। पहला वाला तुम लोग अमेरिकेशन रीजन में सब ये सारा चीज उसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट में तुम्हारा बोला गया था कि तुमको
मैच करना है किसके साथ, इनकम के साथ, एक्सपेंस। मैचिंग कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट 6 में क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू डैश ओनली ट्रांजैक्शन दैट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी शुड बी रिकॉर्डेड। ठीक है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या बोला था कि वो सिर्फ वही ट्रांजैक्शन निकालना है जिसको हम लोग, वही इवेंट को ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना जिसको हम लोग मनी में मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट, if a business entity principle is not follow true and true dash of the business cannot be ascertained। ठीक है, तो देखो ना ट्रू प्रॉफिट मिलेगा ना ट्रू लॉस मिलेगा, ना उसका प्रॉफिट ट्रू होगा ना लॉस ट्रू होगा अगर तुम कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करोगे। अगर हम नियम फॉलो नहीं किया, कैश आया तो हम उसको इधर, हम मेरा तो पैसा किया, हम कैश को केडी लिखेंगे, तो तुम्हारा पैसा रहते हुए बिजनेस में तुम्हारा दिखाएगा पैसा नहीं है, ना ट्रू प्रॉफिट पता चलेगा ना ट्रू। तुम सैलरी पेड नहीं किए हो तो तुम सोचोगे इस साल खर्चा ही नहीं किए हैं, तुम पैसा इनकम कमाई लेकिन कोई एम्प्लॉय को पैसा नहीं दी, तुम सोचोगे मेरा इनकम हुआ, मेरा प्रॉफिट हुआ, सेल करके 10 लाख प्रॉफिट हुआ, वो सैलरी देता 4 लाख, तुम नहीं हो। जबकि एक्चुअल कॉन्सेप्ट बोलता है कि पेमेंट करो ना करो, इस साल खर्चा उसको दिखाना होगा, तुम नहीं फॉलो किया, तुम 10 लाख प्रॉफिट दिखाना, तो वो प्रॉफिट ट्रू है नहीं है। या लॉस यदि कुछ हो गया, तुम खर्चा तो नेक्स्ट ईयर का पेमेंट भी आज ही कर दिया और अपना लॉस में दिखाना, वो भी लॉस में ट्रू नहीं है, ना प्रॉफिट ट्रू मिलेगा ना ही लॉस ट्रू। आप लाइन को समझो, इफ बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल इज नॉट फॉलो, अगर कोई तुम प्रिंसिपल फॉलो करके नहीं फॉलो करके करते हो तो ट्रू डैश ट्रू प्रॉफिट एंड ट्रू लॉस ऑफ द बिजनेस कैन नॉट बी असर्टेन, ना ट्रू प्रॉफिट मिलेगा ना ट्रू लॉस मिलेगा। তো এখানে প্রফিট আর লস দেওয়া আছে আর ফাইনান্সিয়াল পজিশন দেওয়া আছে। ঠিক আছে, তাহলে এটাকে দুটো প্রফিট এন্ড লস কে এক জায়গায় ধরেছে, তাহলে प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस के एक जगह धरेছে, তাহলে इसको ऑब्लिक प्रॉफिट और लॉस को एक जगह कर दिया। और फाइनेंशियल पोजीशन में क्या हो रहा है, तुम सोचो डेप्रिसिएशन को हम लोग फॉलो करना बोला था, ठीक है, तो डेप्रिसिएशन को नहीं फॉलो करेंगे तो हमको तो एसेट्स लगेगा, मेरा 10 लाख में से 4 लाख उसका डेप्रिशिएट हो गया, तो मेरा एक्चुअली एसेट्स आज का डेट में कितना है 6 लाख, लेकिन हम बैलेंस शीट में हमको दिखाना हो रहा है 10 लाख, तो मेरा फाइनेंशियल पोजीशन जो हो रहा है, बैलेंस शीट का जो हो रहा है वो पोजीशन का है, फाइनेंशियल रिजल्ट होता है प्रॉफिट एंड लॉस, ना ट्रू प्रॉफिट ना ट्रू लॉस। ठीक है, तो और फाइनेंशियल पोजीशन हो रहा है बैलेंस शीट मेरा, बैलेंस शीट में जिसमें मेरा सारा संपत्ति और सारा मेरा दायित्व मींस लायबिलिटीज, इंटरनल लायबिलिटी एक्सटर्नल लायबिलिटी, इंटरनल मतलब मेरा खुद का बिजनेस में कितना पैसा रखा हुआ है और एक्सटर्नल लायबिलिटी में लोन कितना लिया, अगर हम उसको लोन लिए दिखाएंगे तो मेरे को तो लायबिलिटी दिखा नहीं, हम सोचेंगे खुश है, तुम अपना चीज छिपा दो, जैसे होता है ना कोई चीज कि तुम एक चीज में लोन लिए हो घर वालों को नहीं बताया, इसका मतलब क्या बर्डन कम किया क्या, तो बर्डन रहा, पेमेंट तो करना ही होगा। ठीक है, किसी को नहीं बोलते हो इसका मतलब बर्डन तो कम है ना, छिपाने से कुछ नहीं छिपता है। ठीक है, तो तब तुमको जो इस तरह करता है वो गाना आता, छिपाना भी नहीं आता, क्योंकि लोन है तो उसका इंटरेस्ट तो चढ़ेगा, लोन है तो उसका इंटरेस्ट तो कटेगा ही, तो छिपा के भी नहीं पाओगे, यहाँ पर पीएल में इंटरेस्ट दिखाओगे और वहाँ पर लोन नहीं है, ऐसा हो सकता है क्या? तो ना फाइनेंशियल पोजीशन सही पता चलेगा ना ही प्रॉफिट एंड लॉस सही पता चलेगा। फाइनेंशियल पोजीशन नेक्स्ट क्या है, कितना नंबर 8, क्रिएशन ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज एन एग्जांपल ऑफ। ठीक है, तो डाउटफुल डेट, अब देखो अब तुम लोग को प्रोविजन और रिजर्व पढ़ा दिए तो ये अलग चीज समझाने में मेरा इजी हो रहा है, क्योंकि हम प्रोविजन में क्या बताए थे, प्रोविजन क्या होता है कि तुम अपना फ्यूचर एक्टिव, तुम लॉस जो है वो होगा, इसके लिए तुम एक पैसा को साइड करके रखते हो। ठीक है, तो इसको हम लोग प्रोविजन बोले थे। और रिजर्व मतलब क्या था, रिजर्व मतलब होता है कि फ्यूचर में कोई चीज अनसर्टेन, प्रोविजन क्या होता है जो सर्टेन चीज है। ठीक है, तो आप ये सब चीज क्या है, तुम अपना दुख दिखा रही हो, देखो जो चीज अभी हुआ नहीं है, गेटर फेल करेगा तब बैड डेट होता है। हम बोले कि मेरा जो बिजनेस है हमको पता है मेरा स्टूडेंट में से 10 स्टूडेंट पैसा नहीं देगा, तो अभी ये दिया नहीं, हो सकता है दे दे, लेकिन हमारा दुख पहले दिखाए, बस समझ में आया। 10% ऐसा डेटर होगा जो पैसा नहीं देगा, तो ये कौन कॉन्सेप्ट में है, दुख दिखाओ, प्रूडेंस या कंजर्वेटिव, तो प्रूडेंस नंबर का प्रूडेंस रिलेट कर पाई क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट, इन स्ट्रेट लाइन मेथड
a straight line method, if straight line method of depreciation is used 1 year, it should be also used next year. देखो मेथड में क्या मतलब, मेथड डेप्रिसिएशन का मेथड है स्ट्रेट लाइन, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। अगर तुम स्ट्रेट लाइन फॉलो करो तो स्ट्रेट लाइन कंटिन्यू फॉलो करो। ये नियम कौन बताया, कौन सा कॉन्सेप्ट बताया? इफ यू अडॉप्ट वन मेथड यू शुड अडॉप्ट दैट मेथड ईयर आफ्टर ईयर अंडर कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। तो कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट होगा तो 9 नंबर का कंसिस्टेंसी। और है क्या कंसिस्टेंसी क्या? रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड एट द पॉइंट ऑफ सेल। ये रेवेन्यू रिकॉग्निशन बोला था कि सेल करते वक्त ही तुम अपना रेवेन्यू, सेल का पैसा मिला उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर सोचो हम 10,000 बुक हम बेच दिए, उसमें से 4,000 बुक का भी पैसा नहीं मिला है, तो हम इस साल का अपना सेल कितना दिखाएंगे, 10,000 की 6,000? 10,000 बुक हम बेचे हैं, उसमें से 4,000 बुक का पैसा भी नहीं मिला है, क्रेडिट में बेचे हैं, तो इस साल का हम अपना सेल कितना दिखाएंगे, 10,000 बुक का कि 6,000 बुक का कि 4,000 का? 10,000। क्यों? कौन सा कॉन्सेप्ट बोला है कि पैसा मिले नहीं मिले उसको छोड़ो, इतना तुम सेल किया उसको दिखाओ। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट, एक्रूवल कॉन्सेप्ट खर्चा इनकम दोनों के बारे में बोला है, और रेवेन्यू सिर्फ रेवेन्यू के बारे में बोला है। ठीक है, तो रेवेन्यू को कब पॉइंट करो, कब उसको आइडेंटिफाई करो, जब तुम सेल करो तभी। पैसा उसका कब मिला उससे लेना देना नहीं है। ठीक है, तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट समझ में आया? रेवेन्यू के बारे में बोला तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट।